वीडियो की स्टार्टिंग में ये जो पुरानी सी ब्लैक एंड वाइट क्लिप तुमने देखी, ये एक हिस्टोरिक क्लिप है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये है दुनिया की सबसे पहली फिल्म द हॉर्स इन द मोशन। इस मूवी को बनाया था एडवर्ड माइब्रिज ने 1878 में। इस छोटी सी फिल्म को बनाने के लिए 12 कैमरास लगाए गए थे, जिनसे इस दौड़ते हुए घोड़े की अलग अलग फोटोग्राफ्स खींची गई थी। फिर एडवर्ड माइब्रिज ने इन सभी फोटोज को कंबाइन किया और ये बनी दुनिया की सबसे पहली स्टॉप मोशन फिल्म। और फिर यही से मूवीज बनना स्टार्ट हुई। इसके बाद काफ़ी सारी फिल्म्स बनने लगी, जैसे कि राउंडे गार्डन और ब्लैक स्मिथ सीन और भी बहुत सारी। टेक्निकली ये सारी मूवीज नहीं थी, बस सिंपल वीडियोस या फिर कुछ सिंपल सीन्स हुआ करते थे। फिर कुछ समय बाद 1895 में एक फिल्म आती है जिसका नाम था अराइवल ऑफ अ ट्रेन एट ला शियोटा स्टेशन। ये बस छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें एक ट्रेन एक स्टेशन पर आती है। अभी तक ये सारी फिल्म्स अनएडिटेड होती और ना ही इनमें किसी तरीके के कोई इफेक्ट्स इस्तेमाल किए जाते थे। लोगों के लिए इन वीडियोस को बड़ी स्क्रीन पर देखना ही काफ़ी बड़ी बात थी। ये इनके लिए एक जादू से कम नहीं था। लेकिन फिर 1902 में आई एक ऐसी मूवी जिसने काफ़ी सारी नई ट्रिक्स और इफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, अ ट्रिप टू द मून। इस मूवी को बनाया था जॉर्ज मेलेलियस ने और इस मूवी ने स्टॉप मोशन और डबल एक्सपोजर जैसी चीज़ें इस्तेमाल की गई थी। इस मूवी के अंदर अगर कोई चीज़ को गायब करना हुआ करता था तो कैमरा को बंद करके उस चीज़ को सीन में से निकाल दिया जाता और फिर कैमरा से उस सीन को शूट कर लिया जाता। इससे ऐसा लगता था कि सामने पड़ी चीज़ एकदम से गायब हो गई। इस मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा था कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक तोप की मदद से अपनी स्पेस कैप्सूल को चांद की आंख में क्रैश करते हैं और फिर इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ के कुछ एलियंस अपने कब्जे में कर लेते हैं और फिर ये एस्ट्रोनॉट्स किसी तरीके से वहाँ से उन एलियंस के कब्जे में से भागकर अपने कैप्सूल की मदद से अर्थ पर वापस आ जाते हैं। इस मूवी के अंदर कोई खास डायलॉग्स और आवाज़ नहीं थी। और सिर्फ इस मूवी के अंदर ही नहीं, उस समय जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर कोई डायलॉग्स नहीं होते थे। जितने भी कैरेक्टर्स इन मूवीज़ के अंदर होते थे उनके अंदर कोई आवाज़ नहीं होती थी। इसी चीज़ को दूर किया 1927 में आई एक मूवी जिसका नाम था जैज़ द सिंगर। इस मूवी में पहली बार किसी इंसान के पास उसके डायलॉग्स थे। इस मूवी की कहानी होती है एक ज्यूइश लड़के की, जिसे उसके फैमिली वाले उसे फोर्स करते हैं कि वो अपने ट्रेडिशन और फेथ को फॉलो करे। लेकिन वही दूसरी तरफ कहानी का प्रोटैगनिस्ट एक बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता है। उसकी इसी स्ट्रगल को फॉलो करती है ये मूवी। इस मूवी जैज़ द सिंगर ने यहाँ फिल्म्स के अंदर आवाज़ और डायलॉग्स को तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन अभी भी एक चीज़ की कमी थी, वो थी कलर्स। इस मूवी से पहले और इस मूवी के बाद भी जो फिल्म्स आई उनमें एक दिक्कत थी, वो थी कलर्स। इन मूवी के अंदर कलर्स नहीं होते थे। ये सभी मूवीज मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर किया वार्नर ब्रोस की तरफ से विज़र्ड ऑफ द ऑज ने। ये एक म्यूजिकल फैंटेसी मूवी थी जो पहले की मूवी से बहुत ही अलग थी, क्योंकि इस मूवी में एक ऐसी चीज थी जो पहले वाली मूवीज में नहीं थी। और ये चीज़ एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था और ये चीज़ थी कलर्स। इस मूवी को कलरफुल बनाने के लिए टेक्निकलर 3 स्ट्रिप प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस मूवी को शूट करते समय 3 अलग अलग कलरफुल स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया गया, जो थी रेड, ग्रीन और ब्लू। और बाद में इन्हें कंबाइन करके एक वाइब्रेंट कलरफुल मूवी बनाई गई। इस मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा था कि इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है डोरथी, और वो एक दिन अपने डॉगी के साथ एक टॉर्नेडो की वजह से एक अलग ही मैजिकल प्लेस के अंदर पहुंच जाती है। थी वहां अपने कुछ दोस्त बनाती है और फिर ये सभी लोग मिलके द विज़र्ड ऑफ ऑज को ढूंढते हैं ताकि डोरथी अपने घर वापस जा सके। इस टाइम के दौरान जितनी भी मूवीज बन रही थी, अब इनके अंदर कुछ छोटे मोटे इफेक्ट्स आने लग गए थे, जो बेसिकली कुछ कैमरा ट्रिक्स होती थी जिनका इस्तेमाल करके कुछ इफेक्ट्स बनाए जाते थे। और अगर बात की जाए इन मूवीज के अंदर कट लगाने की, तो वो मैनुअली किए जाते थे। इन मूवीज की फिल्म को सीजर्स की मदद से कट किया जाता था और जो अननेसेसरी फुटेज होती थी उसे हटाया जाता था। फिर कुछ समय बाद एक मूवी आई जिसका नाम था सिटीजन केन, और इस मूवी में डीप फोकस्ड फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया गया था। इस मूवी में डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही ज़्यादा था, जिससे इस मूवी का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड बहुत ही शार्प था। ऐसा करने के लिए इस मूवी के फिल्म मेकर्स ने काफ़ी वाइड एंगल लेंसेज और छोटे एपर्चर्स का इस्तेमाल किया था। अब डीप फोकस फोटोग्राफी के बाद बारी थी इन मूवीज़ को वाइड स्क्रीन पर देखने की, और ऐसा किया था द लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी ने। इस मूवी का कैनवस काफ़ी बड़ा था, जिससे ये एपिक स्टोरीज के लिए कमाल की थी। इसी समय के दौरान 1950s में एक मूवी आई जिसका नाम था वर्टिगो, और इस मूवी में पहली बार सीजीआई का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये जो सीजीआई था ये इस मूवी के इंट्रो तक ही सीमित था।
इस मूवी के इंट्रो के अंदर कुछ कंप्यूटर एनिमेशंस किए गए थे जो कि आगे जाके एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला था। और फिर 1968 के अंदर आई एक ऐसी मूवी जिसने वीएफएक्स और काफ़ी सारे नए स्पेशल इफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था। मूवी का नाम था 2001 अ स्पेस ओडेसी। ये मूवी काफ़ी सारे स्पेशल इफेक्ट्स से भरी हुई थी। इस मूवी में स्पेस ट्रैवल, फ्यूचरिस्टिक विजुअल्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी जो लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इस मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा था कि इस मूवी में डॉक्टर बॉमन और उनके कुछ साथी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जिन्हें स्पेस के अंदर एक मिस्टीरियस मिशन पर भेजा जाता है, और वही स्पेस के अंदर उनकी शिप का कंप्यूटर सिस्टम कुछ अलग ही सिग्नल शो करने लग जाता है। और फिर किस तरीके से ये लोग उस चीज़ को सॉल्व करते हैं और उनके सामने एक क्या खतरा आता है, ये सब इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। 2001 स्पेस ओडेसी के अंदर काफ़ी सारे विजुअल इफेक्ट्स थे और इन्हीं विजुअल इफेक्ट्स को और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में कामयाब हुई मूवी जिसका नाम था द स्टार वॉर्स 1977। इस मूवी में मोशन कंट्रोल्ड फोटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर थे। इस मूवी में जॉर्ज लुकस ने लोगों को एक गैलेक्सी दिखा दी थी जो कि उस समय एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। इस मूवी में विजुअल इफेक्ट्स तो भर भर के थे, लेकिन सीजीआई का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया था। अब इसके पीछे एक और कारण था कि उस समय जो सीजीआई था वो इतना रियलिस्टिक नहीं हुआ करता था जितना आप आज देखते हो। लेकिन फिर आई एक ऐसी मूवी जिसमें भर भर के सीजीआई का इस्तेमाल किया गया था और इस मूवी का नाम था ट्रॉन। अगर आज आप इस मूवी का सीजीआई कंपेयर करोगे, इससे बेटर ग्राफिक्स आपको आपके कुछ मोबाइल गेम्स के ऊपर मिल जाएंगे। लेकिन ये बात हो रही है 1970s की। लेकिन उस वक्त ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था क्योंकि जिस अमाउंट में इस मूवी के अंदर सीजीआई का इस्तेमाल किया गया था, अब आगे जाके काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स ने इस मूवी से इंस्पायर होकर कंप्यूटर एनिमेशंस को अपनी मूवीज़ के अंदर प्रेफर किया। लेकिन फिर 1993 में सीजीआई और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया और एक ऐसी मूवी आई जिसने अपने कमाल के सीजीआई के दम पर सबको हैरान कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ द जुरासिक पार्क की। इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी इसका सीजीआई टी-रेक्स, जो कि एक ऐसा सीजीआई डायनासोर था जो देखने में बहुत ही ज़्यादा रियल और ख़तरनाक लगता था। और यही नहीं, इस मूवी ने उस समय में $1 बिलियन तक की थिएट्रिकल अर्निंग की थी। मुझे नहीं लगता आप लोगों को इस मूवी का प्लॉट बताने की ज़रूरत है क्योंकि आप में से शायद ज़्यादातर लोगों ने तो इस मूवी को बचपन में बहुत बार देखा होगा। तो डायनासोर्स के युग के बाद आई एक ऐसी मूवी जिसने हमारी रियलिटी पर ही क्वेश्चन किया और साथ में लेकर आई कुछ ऐसे स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंसेस जो इससे पहले कभी भी किसी ने नहीं देखे थे। इस मूवी में बुलेट टाइम इफेक्ट जैसे इफेक्ट्स थे जिसे शूट करने के लिए सब्जेक्ट के चारों तरफ मल्टीपल कैमरास को लगाकर हर एक एंगल से फोटो खींचकर उन्हें कंबाइन करके कुछ ऐसा बना दिया गया था। लेकिन एक सेकंड, मैंने मूवी के बारे में तो बहुत कुछ बना दिया और अब तक तो आपने गैस भी कर लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं 1999 में आई मूवी द मैट्रिक्स की। ये मूवी अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा अहेड थी, चाहे वो इसकी स्टोरी हो या फिर इसके स्लो मोशन वाले एक्शन सीक्वेंसेस जो कि सच में लाजवाब थे। तब से लेकर आज तक हज़ारों नई मूवीज़ आ चुकी हैं और हर बार कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट, कोई ना कोई इनोवेशंस होती रहती है। आजकल 3D, IMAX, वर्चुअल रियलिटी, मोशन कैप्चर, फिल्म मेकिंग कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है और हमें फ्यूचर के अंदर पता नहीं कैसी कैसी मूवीज़ देखने को मिलेंगी और हम तैयार हैं इन मूवीज़ को देखने के लिए। और इसी के साथ प्रोजेक्टर बंद होता है और स्क्रीन फेड्स टू ब्लैक। एक सेकंड, ये बोला नहीं था ना? ओह, ये तो एंडिंग वाला इफेक्ट था स्क्रिप्ट के अंदर।